आज तो उत्तर प्रदेश के हर गरीब को बिना चेहरा देख करके उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में लोग सपना देखते थे, क्या ये हो पाएगा? हमने कहा क्यों नहीं होगा जी, उत्तर प्रदेश में किस चीज की कमी है? लोगों ने कहा पैसा नहीं है। हमने कहा पैसा तो हम बनाएंगे ना, पैसा तो हम बनाएंगे। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता में आने पर वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, उत्तर प्रदेश आज 5 बड़े एक्सप्रेसवे बना रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंच रहा है, वहां से वाराणसी जुड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए अपनी यहां से सहमति दे दी है। बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आप अनुमान करिए, पूर्वांचल और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे क्षेत्र थे जो आर्थिक रूप से आजादी के बाद से आर्थिक पिछड़ेपन के दंश को झेल रहे थे, और मध्य उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठती थी कि आखिर हमने क्या किया है कि जो हमारी उपेक्षा हो रही है। हमने कहा क्या किसी ने, सबने अच्छा किया है। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ को जोड़ेंगे प्रयागराज के साथ में। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कोई किसान आंदोलन नहीं। नहीं तो भट्टा पारसोल में किसानों पे गोली चलाई जाती थी, बस्ती के मुंडेरवा में चीनी मिल चलाने को लेकर के किसानों की हत्या की जाती थी, रामकोला में किसानों पर गोली चलाई जाती थी। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जमीन अधिग्रहण भी हो रही है, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकता। अगर किसी किसान ने जमीन दी है, अगले कुछ ही घंटों के अंदर उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, वो खुशी से झूम उठता है, आता है हमारे पास, कहता साहब हम भी जमीन देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं जेवर में। जेवर में एयरपोर्ट, याद करिए, भट्टा पारसोल का वह क्षेत्र है जहां पर किसानों पे गोलियां चली थी। और जब मैं वहां पर, हमारी एक राज्य से प्रतिस्पर्धा हो गई कि एयरपोर्ट कौन बनाएगा, मैंने कहा नहीं उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हम बनाएंगे। तो मैं अधिकारियों से वहां कहा, मैंने कहा मुझे 1 महीने के अंदर जमीन चाहिए। 1 महीने के बाद जब मैं वहां गया तो पता लगा वहां जमीन दी ही नहीं थी। मैंने कहा जमीन का क्या हुआ? उन्होंने कहा सब लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा देखो मैं मीटिंग में जा रहा हूं, उन किसानों को मेरे सामने बुलाओ। 1 घंटे के बाद किसान सभी मेरे पास आए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भी देखो गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो होना था सब हो चुका है। अब विकास की संभावना ये जेवर और आसपास के क्षेत्र में बनेगी, और उस क्षेत्र को आजादी के बाद से उपेक्षित छोड़ा हुआ था। अपराध वहां होता था, बड़े भयंकर अपराध होते थे। तो मैंने वहां के सभी किसानों से अनुरोध किया, मैंने कहा क्या आप अपने बच्चों को इसी अपराध की अंधेर गर्दी में धकेलने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, या यहां पर जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा करके उनके जीवन को सुधारना चाहते हैं? अब तय कर लीजिए। उन्होंने कहा मुआवजा कितना मिलेगा? मैंने कहा देखो पहले तय करो कि आपको एयरपोर्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो फिर मेरे साथ 1 घंटे के बाद बैठिए। 1 घंटे के बाद आए, उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं एयरपोर्ट, लेकिन हम 4 गुने से कम मुआवजा नहीं लेंगे। मैंने कहा देखो मेरे पास पैसा है नहीं, मैं 2 गुना दूंगा, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। उन्होंने कहा और समय दीजिए। मैंने कहा 1 घंटे के बाद फिर बात करूंगा। और भाइयों बहनों, 1 घंटे के बाद उन्होंने फिर मुझसे समय लिया। 1 महीने के बाद वही सभी किसान यहां लखनऊ में आए। उन्होंने कहा साहब हमने अपनी पूरी जमीन रजिस्ट्री कर दी है, एयरपोर्ट हमारे यहीं बनना चाहिए। और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी
ज्यूरिक इंटरनेशनल आज जेवर के उस एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य करने जा रही है। आप सोचिए, जिस दिन जेवर का वो एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश जिस दिन ये सभी एक्सप्रेस हाईवे बन करके तैयार होंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई रोक नहीं पाएगी। ये काम पहले भी हो सकता था। सपा बसपा को बहुत समय मिला, आखिर वे सब इस कार्य को क्यों नहीं कर पाए? इन्होंने अपने घर को भरा, इनके लिए परिवार ही पार्टी थी, वे अपने परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाए। और उसके बाद प्रदेश को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया, प्रदेश की दुर्गति कर दी। जिन 42 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, इन लोगों को सपा बसपा की सरकार के समय भी आवास मिल सकते थे, लेकिन गरीबों की चिंता नहीं थी। ये जो 42 लाख लोगों को आवास दिलाए गए हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, उत्तर प्रदेश का नागरिक था, और इसलिए आवास मिले हैं। और आवास का लाभ प्राप्त करके आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आज उसको एहसास हुआ है कि बाकी लोगों ने शोषण किया है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, भ्रम में डाल करके उनको शोषित किया है, लेकिन सही मायने में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के साथ न्याय किया है। 2 करोड़ 16 लाख 2 करोड़ 61 लाख लोगों का शौचालय, इस शौचालय केवल शौचालय नहीं है, ये नारी गरिमा की रक्षा का माध्यम तो है ही, साथ साथ कई बीमारियों से बचाव का ही माध्यम है। याद करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन कमिश्नरी से जो नौजवान यहां पर आए होंगे, इनके यहां एक बीमारी हुआ करती थी, इंसेफ्लाइटिस की, मस्तिष्क ज्वर की, और इसी महीनों में 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर के बीच में 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत होती थी इस बीमारी से। 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत, और 1977 से लेकर के 2017-18 तक मौत का सिलसिला ऐसे जारी रहा। आखिर क्या कर रही थी कांग्रेस, क्या कर रही थी सपा, क्या कर रही थी बसपा? मरने वाले बच्चे 90% बच्चे या तो अल्पसंख्यक समुदाय के थे या फिर मलिन बस्तियों के थे, लेकिन कोई पुरसा हल नहीं। और भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत मिशन में एक एक घर में शौचालय देने, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, एक एक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था क्या की गई कि बीमारी समाप्त, इंसेफ्लाइटिस हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। एक मॉडल खड़ा हुआ, और स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में तो सहायक रहा ही। सबसे बड़ी आबादी का राज्य अगर कोरोना का सबसे अच्छा प्रबंधन किया है, तो भाइयों बहनों, उसके पीछे भी यही कारण है, वही प्रबंधन जो हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में वही है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये वही प्रदेश है जहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। कौन ऐसा जनपद है जहां दंगे न हुए हों? जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा खड़ा हो जाता था। हम पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, या अगर दंगा नहीं है तो प्रशासन उसको रोकता था। आप होली नहीं मनाएंगे, 12 बजे सायरन बजेगा। आप दीपावली के समय 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, तो प्रशासन का सायरन बज जाता था। आप कावड़ यात्रा में या तो जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो डीजे नहीं बजाएंगे, शंख नहीं बजाएंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। अजीब सी शर्तें होती थी। कोई सरकारी कार्यालय ऐसा नहीं था जहां पर
वर्ग विशेष के पर्व और त्योहारों को मनाने के लिए रेड कालीन बिछाई जाती थी, लेकिन जब भी हिंदू पर्व और त्योहार आते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता था। नहीं, ये नहीं बनेगा। प्रदेश के थानों में और जेलों में एक ही पर्व मनाया जाता था, जन्माष्टमी का। सपा बसपा दोनों सरकारों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन जब हम लोग आए, सबसे पहला पर्व आया था कावड़ यात्रा का। लोगों ने कहा कि प्रशासन आया मेरे पास, कहा साहब 6 राज्यों की श्रद्धालु आती है, बहुत भीड़ होती है, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? कहा साहब दंगा हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं क्यों बैठा हूं यहां? अरे हम लोग आए इसीलिए हैं, उसी दंगे को रोकने के लिए ही आए हैं, उस दंगे को रोकने के लिए आए हैं। और ये चिंता तुम्हें नहीं, ये चिंता मुझे होनी चाहिए। प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व तो मेरे ऊपर जनता ने सौंपा है। पार्टी ने दायित्व तो मुझे दिया है, मुझे तय करना है कि उनको सुरक्षित हम कैसे रखेंगे। लेकिन कावड़ यात्रा होनी है तो होगी। और मैंने कहा सभी राज्यों से भी अनुरोध कर लो कि हम कावड़ यात्रा नहीं रोकेंगे, उनके लिए इंतजाम करेंगे। स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठक करो। और ये कावड़ यात्रा चाहे गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच की हो, बस अयोध्या से बस्ती के बीच हो, प्रयागराज से वाराणसी के बीच में हो, या बरेली से निकलने वाली कावड़ यात्रा हो, या लखनऊ से महादेवा की यात्रा हो, जितनी भी यात्राएं हैं, मैंने कहा स्वयंसेवी संगठनों से बातचीत करो, व्यापारिक संगठनों के साथ भी संवाद बनाओ। और अच्छा होगा जगह जगह उनके लिए भंडारी की व्यवस्था करो, गर्म पानी की व्यवस्था करो, आराम की व्यवस्था करो, और निगरानी के साथ साथ पुष्प वर्षा भी सरकारी हेलीकॉप्टर से करो। ये मैं दे रहा हूं, आप इसका उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ यात्रा संपन्न हुई, एक ब्रांड बन गया उत्तर प्रदेश का। और बनाए क्यों नहीं हम? अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव के साथ जुड़ करके अपनी आस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, हम उसमें बाधक क्यों बनेंगे? वो कानून को मान रहा है, कानून के अनुसार आचरण कर रहा है। आपने देखा होगा दीपावली के पहले अयोध्या का दीपोत्सव नहीं होता था। अयोध्या को लोग भुला सा गए थे। अयोध्या का नाम लेने में भी लोग डरते थे। हमने प्रशासन से कहा, मैंने कहा ये तो बताओ कि अयोध्या में आखिर क्यों नहीं हो सकता है? कहा साहब लोग बहुत सारी टिप्पणी करेंगे। मैंने कहा देखो, टिप्पणी करने वालों को करने दो, हम नहीं करेंगे तब भी टिप्पणी होगी, हम चुप बैठेंगे तब भी टिप्पणी होगी। तो मैंने कहा वहां भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। दीपावली के आयोजन को अयोध्या के साथ जोड़ दो, और हम लोग रहेंगे, मैं भी रहूंगा। मैं राज्यपाल महोदय से भी अनुरोध करूंगा, अपने सभी जितने भी मेरे साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं सबसे मैं अनुरोध करूंगा, हम दीपावली के दिन अयोध्या में रहकर के इस आयोजन को मनाएंगे और पूरे देश को वहां से शुभकामना भेजेंगे। अयोध्या देखिए कितना यानी लोकप्रिय हो गया अयोध्या का दीपोत्सव। काशी का देव दीपावली, बरसाना का रंगोत्सव, एक एक आयोजन जुड़ते गए और जुड़ते ही नहीं गए। इसके बाद तो उत्तर प्रदेश जो स्पिरिचुअल टूरिज्म में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था, आज नंबर 1 पर आ गया है। प्रयागराज कुंभ ने उसको उतनी ऊंचाई दे दी, किसी के लिए भी वहां तक छूना बहुत चुनौती होगा। प्रयागराज कुंभ, कुंभ का मतलब क्या होता था? भगदड़, अव्यवस्था, गंदगी। प्रयागराज कुंभ ने मानक तय किए स्वच्छता का, सुव्यवस्था का और सुरक्षा का। 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे वहां पे 45 दिनों में, और 45 दिनों के उस आयोजन ने सबके सामने को उदाहरण प्रस्तुत किया कि बड़ा सा बड़ा आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है कुंभ, और प्रयागराज कुंभ ने वो मानक दुनिया के सामने प्रस्तुत किया।
हम सफल इसलिए हैं क्योंकि हमें हर एक उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम सफल इसलिए हैं कि मोदी जी का मार्गदर्शन है, संगठन का सहयोग है, एक टीम वर्क से जब कार्यक्रम को जमीनी धरातल पर उतारा जाता है तो सफलता कई गुना आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और भाइयों बहनों, आज वही हम सबके सामने भी है। युवा मोर्चा के सामने उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने साथ जोड़ने का एक अवसर भी है और चुनौती भी है। चुनौती इसलिए क्योंकि हर राजनीतिक दल युवाओं पर अपना दावा करेगा। आपके लिए तो कहने के लिए बहुत कुछ है, आप बहस में इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई ठीक है, ज्यादा दूर मत जाइए। 5 वर्ष बसपा को मिले थे, 5 वर्ष सपा को 5-5 वर्ष का कार्यकाल मिला था और 5 वर्ष हमारी सरकार को ही मिला। अब तय करो, चलो युवाओं के लिए किसने ज्यादा किया। सपा की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी मिली, ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ। बसपा भी अपना आंकड़ा प्रस्तुत करे और ऐसा तो नहीं कि कोई आंकड़ा छुपा सकता है, सब पब्लिक डोमेन में है। और ये कहिए, हम भी कहते हैं, मुझे लगता है जितना दोनों सरकारों ने नहीं किया होगा उससे ज्यादा नौकरी 4.5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों को दी है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है और 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने के साथ ही जो सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, जो निवेश हुआ, इस निवेश के माध्यम से जिस प्रकार की संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनी, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने में मदद मिली। और भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश की कुछ अभिनव योजनाएं चली, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, इन योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई दी। स्वतः रोजगार की संभावनाएं भी आगे बढ़ी। स्वतः रोजगार की जो संभावनाएं किस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, अद्भुत। 60 लाख लोगों को बैंकों के साथ जोड़ने में अब तक हमें मदद मिली है, यानी वह आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि हर एक योजना उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अब सभी युवाओं को आज अपनी इस ऊर्जा का उपयोग करना होगा। उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के साथ कार्य कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। 2024 तक का लक्ष्य दिया है और इसमें उत्तर प्रदेश की भी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता है तो भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बनने वाली है। भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश चूका तो उसका प्रभाव भारत के विकास पर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और इस दृष्टि से आज हम सबके सामने एक चैलेंज होगा। हम उत्तर प्रदेश के इन युवाओं को कैसे अपने साथ जोड़ें, हर युवा को अपने साथ, बिना भेदभाव के हर युवा को, जिसको विकास की चिंता है, जिसको सुशासन की चिंता है, जिसको प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की चिंता है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना चाहता है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। और जिसके अपने निजी स्वार्थ प्रदेश और देश के स्वार्थ से प्रबल हो गए हैं, वह अपने लिए सोचेगा, अपने परिवार के लिए सोचेगा और एक छोटे से दायरे तक अपने आप को सीमित रख करके कुंठित होता हुआ दिखाई देगा।
इसलिए प्रदेश के उन सभी युवाओं को अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और मैं अभिनंदन करूंगा, अखिल भारतीय स्तर पर युवा मोर्चा ने अनेक आयोजन किए, अनेक कार्यक्रम चलाए, अलग अलग समय में चलाए। कोरोना कालखंड के अंदर यद्यपि बीच के कालखंड में युवा मोर्चा का गठन नहीं हो पाया था, लेकिन कार्यकर्ता तो थे। वे कार्यकर्ता इस व्यवस्था के साथ जुड़े रहे, लगातार कार्य करते रहे। चाहे वह प्रदेश के अंदर जब प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, उन लोगों को भोजन पैकेट उपलब्ध कराने का हो, गर्म पानी से उनके पैर को धोने का हो, उनके पैरों में चप्पल देने की कार्रवाई का हो, उन्हें सुरक्षित घरों तक पहुंचाने का कार्य हो, जहां इसमें उनको लगाने की व्यवस्था हुई। वहीं शुरुआती समय में जब वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव चला 16 जनवरी से, तब मुझे उस समय एक बार आया कि मैंने कहा देखो, मैं हर जगह प्रशासनिक मशीनरी को नहीं बिठा सकता। तब मैंने भी विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया। अनेक जगहों पर मैंने उनको लगाया कि भाई देखो, जहां भी वैक्सीनेशन के बूथ बन रहे हैं, इन वैक्सीनेशन के बूथ पे आप लोग जाकर के लोगों को बैठने की व्यवस्था, उनका हालचाल लेने की व्यवस्था करो, क्योंकि वहां पर वेटिंग एरिया है, ऑब्जर्वेशन एरिया है, और फिर वह व्यक्ति सम्मानजनक से बिना किसी हिचक के घर जा सके। इस दृष्टि से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था और वह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य है। भाइयों बहनों, 2 दिन के अंदर ही हम 11 करोड़ डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा। सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। कोरोना प्रबंधन में सबसे अच्छी बढ़त हासिल करने वाला राज्य है। कारण है टीम वर्क है, और उस टीम वर्क को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने शुरू में बहुत सारी जगह, जो आज 15 करोड़ लोगों को सफलतापूर्वक अन्न वितरण का कार्य हो रहा है, तो अन्न वितरण के इस कार्यक्रम के साथ मैंने शुरू में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी लगाया था। और ये लोग राशन की कोटे की दुकान में जाके खड़े होते थे, कुछ नहीं करते थे, खड़े हो जाते थे, और कोई भी आता था उस व्यक्ति को बोलते थे कि भाई आपको राशन मिला कि नहीं मिला है, पूरा राशन है कि नहीं, आप संतुष्ट हैं कि नहीं, बस इतना कहते थे। कहीं कोई गड़बड़ी होती थी तो मेरे पास एक नोट बन करके आ जाता था कि फलानी जगह, वहां से कोई विवाद नहीं करते थे। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने या विद्यार्थी परिषदों ने किसी शासन को कोई शिकायत थी, शासन को भेजते थे, शासन फिर चुपचाप हर तो उस